बसपा से निकाले गए विधायक गुस्से से भरे हैं। पार्टी से बाहर किए जाने के तरीके को लेकर इनके मन में गहरी ठेस है। इनकी माने तो मायावती की अगुवाई वाली बसपा की ईमानदारी से सेवा के बदले में सिर्फ जलालत मिली। इनकी माने तो अब बसपा को अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। नए दल के संख्या बल की पूरी तस्वीर सामने भले ही नहीं आई, लेकिन इसकी अगुवाई का फॉर्मूला तैयार है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले विधायक असलम रायनी ने दावा किया है कि बसपा के बागी विधायकों की नई पार्टी के नेता लालजी वर्मा होंगे। दावा यह भी है कि राम अचल राजभर भी उनके साथ है। 4 जून को विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब लालजी वर्मा ने एबीपी गंगा से कहा था कि वो हैरान हैं और बहन जी से मिलकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ है अभी तक। बहन जी यानी मायावती ने लालजी वर्मा को यह मौका नहीं दिया, तो क्या अब लालजी वर्मा, राम अचल राजभर और असलम रायनी जैसे नेता बसपा से बदला लेंगे? क्या वो वाकई 12 विधायकों की ताकत जुटाकर बसपा विधानमंडल दल से अलग एक नया दल बना लेंगे? आखिर बागी बसपा विधायकों के इस दावेदारी के पीछे कौन सी तैयारी है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लगता दिन कम है, चुनाव करीब आ गया है। मिशन 2022 के चुनावी चक्रव्यूह का सबसे पहला ट्रेलर। सियासत की बगावत वाली अदावत, हाथी की राह में साइकिल का बैरियर, हम लोगों की संख्या 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ बसपा के बागी विधायकों की मुलाकात। बाईस से पहले 12 वाली सेंधमारी, बसपा के खिलाफ सपा की तैयारी। सपा के साइकिल स्टैंड में बसपा के बागी क्यों पहुंचे? हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं। बसपा के बागी विधायकों का गेम चेंजर प्लान। बहन जी से सियासी बदले का खुला ऐलान। जैसे एक जज या एक जल्लाद जो होता है वो फांसी देने होता है, तो जज भी एक मतवा आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। बुआ के खिलाफ बबुआ का बड़ा दाम। मायावती को अखिलेश की बागी चुनौती। बात तो चुभेगी। राजनीति का मौसम कोई भी हो, लेकिन बसपा में अलग ही सियासी बयार बहती है। पार्टी के फैसले अलग तरह के होते हैं, ये अलग तरह से होते ही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2017 से 21 तक 19 विधायकों वाली बसपा से 11 विधायकों को निलंबित या फिर निष्कासित नहीं किया जाता। बगावत की वजह से बाहर किए गए विधायकों की माने तो बसपा में ऐसे फैसलों से पहले सफाई तक नहीं मांगी जाती। सुबह तक सब ठीक होता और शाम तक अचानक फरमान आ जाता है कि इतने विधायकों को बाहर कर दिया गया है। बसपा के बागी विधायकों की पार्टी विधायक दल को तोड़कर नई पार्टी बनाने के ऐलान के पीछे ऐसे फैसले की टीस सबसे ज्यादा रही है, जिसका फायदा उठाने में समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी भले न बजा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बागियों ने शंखनाद शुरू कर दिया है। खेमा बदलने वाले तो हर तरफ है, लेकिन जो झटका मायावती की बहुजन समाज पार्टी झेल रही है वो फिलहाल सबसे बड़ा है। उन
उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौंदा ना करें। हम लोग एक फूल की तरीके से विधायक हैं जो पहली बार आपके इस लखनऊ में चुन करके आए हैं। जनता ने हमको चुना है और ये सोच करके चुना था कि हम लोग कभी पार्टी में विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को परेशान किया गया जो आज हम लोग मजबूर होकर के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। बसपा ने अब तक 2017 में जीते अपने 19 में से 11 विधायकों को पार्टी से निलंबित और निष्कासित कर दिया है, लेकिन विधानसभा के भीतर तकनीकी तौर पर अब भी ये बसपा के ही विधायक हैं। दूसरी पार्टी में शामिल होने से उनकी सदस्यता जा सकती है। अब रास्ता एक ही है कि जरूरी संख्या बल जुटाकर नई पार्टी बना ली जाए। इसके लिए बगावत की वजह से निकाले गए बसपा के 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की तो सियासी सरगर्मियां आसमान पर पहुंच गई। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है और 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। बसपा के मौजूदा विधायक दल और बागियों के नए पार्टी वाले फॉर्मूले की अब एक एक बात जान लीजिए। आपके बातचीत हुई है और संपर्क में अखिलेश यादव अगर सम्मान देंगे तो वहां जाना चाहेंगे और एक माध्यम आपको बनाया गया। निश्चित है कि जब हम लोगों की एक दल बन जाएगा तो जो फैसला हमारे दल के नेता का होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। कोई दल भी बनाने वाले हैं आप? निश्चित, जब 12 की संख्या हो जाएगी तो हम लोग अपना एक दल बनाएंगे और उस दल के जो नेता हमारे लालजी वर्मा जी होंगे जो वो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। असलम रायनी 11 बागी विधायकों का धड़ा खड़ा करने का दावा भले कर रहे हों, लेकिन क्या समीकरण इस पर पुख्ता मुहर लगाते हैं? अखिलेश यादव से भले ही बसपा के 6 बागी विधायक मिले हों, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि बाकी के बागियों पर भाजपा की निगाहें टिकी। एबीपी गंगा ने जब ये चुभता हुआ सवाल असलम रायनी से पूछा तो जवाब सुनिए। गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा आपका दल? बिल्कुल निश्चित है। और अखिलेश यादव के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या बातचीत हुई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों को अगर सम्मान भरपूर दे रहे हैं तो जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। यानी ये सारे विधायक वहां चले जाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो भी सम्मान देगा हम लोग उसके साथ में हैं। सम्मान तो आपका योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। आज जब बीमार थे तो बहुत आपकी चिंता किया था, आपने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था। नहीं, वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो ईमानदार हैं और मेरा भी सम्मान करते हैं। तो अगर सम्मान सबका करते हैं, रामअचल राजभर और साथ ही साथ लालजी वर्मा, इन दोनों के संपर्क में उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वो संपर्क में हैं। पूरी तरीके से ये पुख्ता खबर है, भारतीय जनता पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के संपर्क में हैं। असलम रायनी नई पार्टी बनाने की राह पर चल रहे हैं। दल के नेता का अपनी तरफ से ऐलान भी कर दिया है। लालजी वर्मा का नाम सामने रख दिया है, लेकिन बसपा से निलंबित किए गए एक और विधायक रामवीर उपाध्याय को लेकर सस्पेंस है। रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय भाजपा के टिकट पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। अब रामवीर उपाध्याय की बातें ऐसे में सुननी जरूरी है। न मेरी किसी से मुलाकात हुई है, न मेरी किसी से बात हुई है। जैसा वो आपका भी नाम है, मैंने कहा नाम है 9 में, तो मैं 9 में कहाँ से आ गया? मैं तो अपनी बहुजन समाज पार्टी से निलंबित हूँ। मैं तो निष्कासित हूँ नहीं, मैं तो निष्कासित हुई नहीं, मैंने तो अभी कोई निर्णय दिया ही नहीं। बसपा के चाहे बागी विधायक हों, निष्कासित विधायक हों या फिर हों निलंबित विधायक, सभी पर दूसरे दलों की निगाहें टिकी हैं। सपा तो छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने के फॉर्मूले के साथ पहले से ही तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी ने एक बात कही है कि हम बड़े दलों से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। जो छोटे दल हैं, जिनका शोषण हुआ है, जिनको अपमानित किया गया है, जिनको बड़े सपने दिखाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, उनके सपने चूर हुए हैं, उनको कुछ मिला नहीं है। तो उनको हक देना, उनको अधिकार देना,
सामाजिक तौर पे उनको स्थापित करना, ये समाजवादी पार्टी करेगी। बसपा के फैसले से जिन विधायकों का दिल टूटा वो फिलहाल सुरक्षित कोना तलाश रहे हैं। नई पार्टी बनाकर सदस्यता बचाने पर मंथन हो रहा है और अगली बार दोबारा विधानसभा पहुंचने की प्लानिंग है। ऐसे में आने वाले दिन सियासी उठापटक को लेकर दिलचस्प रहने वाले हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का रुख करें, कुछ अहम बातें हैं जिन पर नजर डालना बेहद जरूरी है। जी हां, 2020 में ये तूफान आया था। क्या ये तूफान था, ये हम आपको बता दें। 2020 में राज्यसभा चुनाव हुआ और बसपा ने रामजी गौतम को उम्मीदवार बनाया था। 4 विधायक बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक बने थे। सभी विधायकों ने बतौर प्रस्तावक नाम वापस लिया। असलम रायनी विधायकों को लीड कर रहे थे। कुछ विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। मायावती ने 7 विधायकों को पार्टी से बाहर किया। विधायकों ने पार्टी कोऑर्डिनेटर की कार्यशैली पर उस वक्त सवाल उठाए थे। ये कैसे ये 20 में ये तूफान आया, ये हम आपको बता रहे हैं। अब आपको जल्दी से एक एक करके आपको बताते हैं कि किस तरह से 11 विधायक बाहर हुए। 2018 में एक विधायक बाहर, अनिल सिंह, क्रॉस वोटिंग का आरोप। 2018 की हमने बात की। उसके बाद 2019 में एक और विधायक बाहर, रामवीर उपाध्याय, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा रामवीर उपाध्याय पर और उन्हें भी पार्टी ने निलंबित कर दिया। 2020 में 7 विधायक फिर बाहर होते हैं, जिसमें असलम रायनी, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, मुस्तफा सिद्दीकी, असलम चौधरी, हाकिम चंद और हरगोविंद भार्गव का नाम है। ये एक एक करके बाहर हुए। ये 2020 में 7 विधायक जो बाहर हुए, जो एबीपी गंगा ने उस वक्त भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाई थी, ये वो वाकया था। अब आ जाते हैं 2021 की बात करें, इस साल की बात करें तो लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये वो कहानी है कि किस तरह से 11 विधायक एक एक करके बाहर हुए बसपा से। जी हां, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2017 में बसपा के 19 विधायक जीते थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें से 11 विधायकों को बाहर कर दिया गया है। एक विधायक रितेश पांडे सांसद बन चुके हैं, यानी फिर 18 रह गए थे, 18 में से 11 बाहर हो गए। एक विधायक मुख्तार अंसारी जेल में है और 19 विधायकों में से सदन में अब सिर्फ बसपा के पास 6 बचे हैं, जिनको बसपा क्लेम कर सकते हैं कि हमने ना इनको निष्कासित किया ना निलंबित किया, ये अब तक बसपा के साथ है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद है। वीरेश, आज एक बार फिर से बसपा से जुड़ी हुई खबर सबसे पहले आपने ब्रेक की और जिस तरह से एबीपी गंगा पर असलम रायनी ने खुलासा किया कि वो नया दल बनाने वाले हैं विधानसभा में, तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि उनकी कोशिश जारी है। और उन्होंने कहा कि 12 विधायक, लेकिन यहां भी एक पेच है। रामवीर उपाध्याय थोड़ा इनकार कर रहे हैं। तो क्या जो बसपा के मौजूदा जो 6 बच गए, क्या उन पर भी इनकी नजर है? देखिए, निश्चित रूप से इनकी बातचीत सभी से है और कल एक बैठक हुई थी और बैठक में जो लोग नहीं आ सके थे उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। एबीपी गंगा के पास पुख्ता खबर है कि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा से, रामवीर उपाध्याय से, अनिल सिंह से, असलम रायनी के नेतृत्व में जो 6 विधायक आज अखिलेश यादव से मिले थे, उन सभी ने बात की थी, सेम पेज पर थे। एबीपी गंगा के पास पुख्ता खबर है कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को इस बात की जानकारी थी, भरोसा था कि एक बार फिर मायावती उन्हें बुलाएंगी, पार्टी में शामिल करेंगी, भूल सुधार करेंगी। लेकिन मायावती ने बैठक ली, इनको बुलाया नहीं। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। हालांकि ये तुरंत डिनायल भेज देंगे कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन एबीपी गंगा के पास पुख्ता खबर है इस बात को। और असलम रायनी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम लोगों के नेता लालजी वर्मा है। आज की जो खबर है मैं आपको बताऊं कि सोर्सेज से खबर यह है कि 6 जो विधायक मिले थे असलम रायनी के नेतृत्व में, वो पीछे के गेट से जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट है
जो समाजवादी पार्टी के पीछे है, उस पीछे के गेट से जाकर अखिलेश यादव से आधे घंटे मिले। और इनमें लालजी वर्मा और रामअचल राजभर तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनकी रजामंदी थी। और ये बात कहा गया था इन विधायकों से कि आप अखिलेश यादव से जाकर मिलिए, और हमारी जो वरिष्ठता है और पार्टी में योगदान है और जो अनुभव है, उसके मद्देनजर आप अखिलेश यादव से बातचीत करके एक कोई सम्मानजनक रास्ता निकालिए। उसके बाद एक और मुलाकात हमारी अखिलेश यादव से होगी, तब जाकर मैं पार्टी में शामिल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तमाम तरह की बातें थी। ये दूत के तौर पर भी रामअचल राजभर और लालजी वर्मा की तरफ से ये विधायक पहुंचे थे। और ये लुका छिपी का जो खेल है, वो उसका पर्दाफाश एबीपी गंगा ने अक्टूबर के लास्ट में किया था, जब राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बगावत हुई थी, जब बसपा में उस दरमियान भी किया था, जब विधायक समाजवादी पार्टी से निकलकर भाग रहे थे। और उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, जिनको इस बात को कहा गया था अखिलेश यादव के द्वारा कि इन विधायकों में तोड़फोड़ किया जाए, उदयवीर सिंह की गाड़ी में जब ये विधायक बैठकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने जा रहे थे, तो एबीपी के जो कैमरा है, एबीपी गंगा के कैमरे ने उन्हें कैद किया था कि एक तरफ बिंद बैठे हैं, एक तरफ असलम बैठे हैं, बीच में उदयवीर सिंह बैठे हैं, उनकी गाड़ी में जा रहे थे। फिर जब गाड़ियां वहां से निकली समाजवादी पार्टी से, ये लोग सब लोग मिलकर निकल रहे थे, उस समय भी हमारे कैमरे में ये कैद हुए थे। और आज भी इस जो लुका छिपी का खेल है, आज भी जारी रहा। ये समाजवादी पार्टी के पीछे के गेट से गए हैं अखिलेश यादव से मिलने, और इस बात को कहा भी असलम रायनी ने, हालांकि वो गोलमोल सा अपना जवाब दे रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये गए हैं। ये पूरी पुख्ता खबर है और मेरे पास वीडियो शॉट्स हैं कि ये सारे विधायक गए हैं, जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट से गए हैं, अखिलेश यादव से मिले हैं। ऑन रिकॉर्ड असलम रायनी ने इस बात पर सहमति भी दी है कि अखिलेश यादव ने उन्हें इतना सम्मानित किया कि 15 साल पहले अगर सम्मानित कर दिए होते तो ये सभी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते, बसपा की तरफ झांकते भी नहीं। और ठीक है विनेश, तो राज्यपाल कश्यप साहब से जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह का सम्मान दे रहे हैं कि बसपा के बागियों को इस सम्मान बहुत रास आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। इस रणनीति को समझिए, देखिए जरा कि विरोधी दलों की फूट को भुनाया जाएगा, बिल्कुल इसकी तैयारी है। शह और मात का ये खेल है। दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं पर नजर, और बसपा के बागी विधायक अलग पार्टी अगर बनाते हैं, तो जिस तरह से रायनी ने भी संकेत दिए कि हम बिल्कुल सपा का समर्थन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, नई पार्टी के साथ सपा पर गठबंधन कर सकते हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन का फॉर्मूला तैयार है। बार बार अखिलेश यादव यही बात कहते आए हैं, जहां वोट बैंक में जो मजबूत, उससे गठबंधन होगा और कई दलों से मिला सकते हैं हाथ। इसके अलावा और हर इलाके के लिहाज से अलग अलग रणनीति समाजवादी पार्टी की है, छोटे दलों से गठबंधन को लेकर। राज्यपाल कश्यप साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यपाल कश्यप साहब, क्या कहना है? तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आप लोग अब चुनावी मोड में दिख रहे हैं, और यह माना जाए कि बसपा की इस फूट का, इस तोड़ का पूरी तरह से ये लोग अब सपा में आने के लिए तैयार है। किस रूप में आएंगे, अब इसका इंतजार है। क्या कहना है साहब आपका? देखिए रोहित जी, हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और 2022 के चुनाव की पूरी जनता ने भी तैयारी कर रखी है। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की आस्था माननीय अखिलेश यादव जी में है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एक उत्तर प्रदेश में ऐसे इकलौते पॉलिटिशियन हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जनता और जो संवेदनशीलता है, संवेदनशील मुद्दों पे संवेदनशीलता दिखाई है उत्तर प्रदेश के प्रति। और लोगों, जो ईमानदारी का चेहरा है, उनका साफ सुथरा चेहरा है, विकासवादी चेहरा है, वो जनता ने अभी पंचायत में स्पष्ट कर दिया कि अब बीजेपी को भी लोग छोड़ के, जनता ने छोड़ दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने जिसको जिसको टिकट दिया था उसको जनता ने हरा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में जिला पंचायत और प्रधान और बीडीसी जीत के आए हैं। उन्होंने कहीं न कहीं सीधा संदेश दे दिया जनता ने कि अगला मुख्यमंत्री 2022 का जो हो गए वो माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। और तो राज्यपाल कश्यप साहब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या
बसपा एकदम से। के इन तमाम नेताओं के लिए अब सपा के दरवाजे खुले हैं। किस रूप में ये आएंगे, सपा में शामिल होंगे या गठबंधन करेंगे इनके दल का, क्योंकि आपकी पार्टी के मुखिया लगातार ये बात कहते आए कि छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार बयान दिया है कि हम छोटे लोगों से गठबंधन करेंगे और क्या रणनीति बनाएंगे। सारी रणनीति हम टीवी और चैनल पे नहीं बता सकते अपनी पार्टी की। और भी ऐसी रणनीति है कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा, सफाया होना तय है। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि बीजेपी का सफाया तय है। उत्तर प्रदेश तो में बिल्कुल राजपाल कश्यप साहब, आपका कहना है समाजवादी पार्टी ऐसी आएगी। रणनीति आपने तैयार की। आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोगों को यहाँ रुकना है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर ये विधायक बसपा के जो बागी विधायक हैं, अगर ये इनका अगला कदम क्या होगा, अगर ये अलग दल बनाते हैं तो कैसे वो बनेगा, क्या उसकी स्थिति होगी, क्या उसकी वैधानिक परिस्थिति होगी, क्या गुट कैसे होगा, ये तमाम बातें आपके जहन में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब टटोलेंगे। सियासत में माहौल कब बदल जाए कहना मुश्किल है। 2017 से लेकर 2021 तक यूपी के विरोधी खेमे में मौसम बेहद तेजी से बदला। क्या बड़े बदलाव आए और अब माहौल बदलने का ये सिलसिला यहां तक कैसे पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी मौसम के रंग जितनी तेजी से बदलते हैं वैसा कहीं और नहीं दिखता। तभी तो हर मौसम में समीकरण बदल जाते हैं, प्रचार के मंच का माहौल बदल जाता है, मोर्चा बंदी बदल जाती है और बदल जाते हैं जीत के फार्मूले। फरवरी मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान की तस्वीर कुछ और थी, जब पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन यूपी के अपने लड़कों की शान में कसीदे कर रहा था। लेकिन जनवरी 2019 आते आते माहौल फिर बदल गया। सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती थी। यूपी में मोदी लहर को रोकना था, इसलिए बसपा सपा ने 25 साल पुरानी अपनी दुश्मनी भुला दी और हाथ मिला लिया। लेकिन ये गठबंधन यूपी में हार गया। हार ने फिर से समीकरण बदले। जून 2019 में मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए पार्टी के हित में बसपा आगे सभी चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेगी। यानी रास्ते फिर अलग अलग हो गए। अखिलेश यादव मायावती के सपा के व्यवहार को लेकर लगाए गए आरोपों पर चुप रहे। अब 2022 का चुनाव सामने है, इसलिए माहौल फिर बदल गया है। तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव मायावती की पार्टी की खातिर अपनी मजबूत दावेदारी वाली सीट तक को छोड़ने में हिचक नहीं रहे थे, वही अखिलेश अब बसपा के बागियों से खुलकर मिल रहे हैं। सपा की इस गुप्त सेंधमारी को चुनावी चक्रव्यूह का ऐसा दांव माना जा रहा है जिसके असर दूर तलक दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे पूरी की पूरी सियासी फिजा उस वक्त बदली थी और अब कैसे बदल रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। असलम रायनी जो कि बागी विधायक है बीएसपी के, असलम रायनी वकील भी हैं और हर फैसले के बाद की प्रतिक्रिया को पहले से ही सोच कर चलते हैं, क्योंकि जितने भी विधायक पार्टी से निलंबित हुए उनके सामने राजनीतिक करियर भी बचाए रखने की चुनौती है। आगे की प्लानिंग क्या है, इसे भी उन्होंने विस्तार से समझाया। वीरेश पांडे ने उनसे बात की, सुनी। रायनी साहब, कौन सी पार्टी होगी, पार्टी का नाम क्या होगा, इस पर विचार हुआ आप लोग? हम लोगों के जब 12 सदस्य हो जाएंगे तो माननीय हमारे सभी सदस्यों ने कहा है, अभी हम लोगों ने कहीं पर किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हम लोग नहीं बने। नियमानुसार हम लोग हम लोग तो वकील हैं और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हम लोगों की विधायक की सदस्यता खतरे में आ जाए। ऐसी स्थिति में जब 12 की संख्या हो जाएगी तब हम लोग यानी 75%, 75% होने पर एक दल का हम लोग आगाज करेंगे और उस दल के नेता माननीय लालजी वर्मा जी होंगे और वो जिस दल में जाना चाहेंगे हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे।
तो ये आपने सुना कि क्या उनका कहना है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर आनंद दीपायन हमारे साथ जुड़े हैं, समाज विज्ञानी हैं, बीएचयू से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर आनंद दीपायन साहब, किस तरह से आप देखते हैं बीएसपी की अगर बात करें, जो पार्टी 17 में 19 विधायकों के साथ आई थी, आज ये स्थिति है कि उसके बागी विधायक कह रहे हैं हम अपना दल बनाएंगे, विधानसभा के भीतर हम 12 विधायक होने वाले हैं। तो किस तरह से इसको आप देखते हैं, किस तरह से परिभाषित किया जाए इस स्थिति को, जिस तरह से जो बसपा की मौजूदा हालात है? आवाज कट रही, आवाज आपकी। जी प्रोफेसर दीपायन का नाम है ना, रोहित जी? हाँ जी प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज क्या आपको मिल पा रही है? रोहित जी, हाँ अब आवाज आपकी आ रही है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ रोहित जी देखिए, हाँ देखिए, ये लोकतंत्र अपने तरीके से करवट ले रहा है। जो बसपा दलितों के सहभागिता के लिए बनी थी और उस सहभागिता की जो शुरुआत हुई थी, वो कहीं न कहीं इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था थी, जो सवर्ण सामंती जो वर्चस्व था, उसको तोड़ने के लिए माननीय काशीराम जी के नेतृत्व में मायावती जी के साथ मिल करके यह एक राजनीतिक गठजोड़ बना था। लेकिन मैं इसी संदर्भ में रोहित जी आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश के एक बड़े दलित नेता जिन्हें हम आदरणीय जगजीवन राम जी के नाम से जानते हैं, उनको भी इस संदर्भ में याद करना मुझे लगता है कि बहुत ही लाजिमी है। 1981 में आदरणीय जगजीवन राम जी ने दिनमान में एक इंटरव्यू दिया था और मुझे लगता है कि उसको आज के संदर्भ में याद करने की ज़रूरत है। जगजीवन राम जी का वह इंटरव्यू था कि लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली मूल रूप से जाति तंत्र के आधार पर टिका हुआ है, और जैसे जैसे लोकतंत्र अपना आकार ग्रहण करता है, विस्तारित होता है, वह जातिवादी ताकतों के खिलाफ जाता है। और उसी में एक बात और कहा कि यह लोकतंत्र जो है मुनाफे पर आधारित जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ भी जाता है। तो जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा वह पूंजीवाद पर चोट करता है और निचले स्तर पर वह जाति तंत्र के गठजोड़ को पर भी जो है वह वार करता है। तो ये जगजीवन राम जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र जो है जी बिल्कुल मूल रूप से एक तरफ पूंजीवाद के खिलाफ है और दूसरी तरफ जातिवादी जो गठजोड़ है उसके खिलाफ है। आज की तारीख में अगर देखा जाए, हिंदुस्तान में 2022 का जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का जो चुनावी जो समारोह होने जा रहा है उसमें लोकतंत्र भी अपनी करवट लेगा। और बिल्कुल सही आपने कहा कि बिल्कुल करवट लेगा। राजपाल कश्यप साहब के पास चलेंगे। राजपाल कश्यप साहब, सीधा सवाल, तो क्या अब ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी की नजर जो बसपा के जो बाकी बचे हुए जो विधायक हैं अभी, जिनको पार्टी से बाहर नहीं किया है, क्या वो उनसे भी किसी तरह का संपर्क में आप लोग हैं? देखिए रोहित जी, अब तो उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में है जी। और उत्तर प्रदेश के कई जनप्रतिनिधि हैं जिनको अपमानित किया गया है, और बीजेपी ने जनता को भी अपमानित किया, जनप्रतिनिधियों को अपमानित किया। दूसरे दल भी जो घमंड में आके जनप्रतिनिधि और जनता का अपमान कर रहे हैं, सबको दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई सम्मान कर सकता है जनता का, जनप्रतिनिधि का, हर जाति धर्म के व्यक्तियों का कोई सम्मान कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। और हर लोगों के लिए योजनाएं कोई ले आ सकता है, धरातल पे करके कोई दिखा सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है, उन्होंने करके दिखाया है। बीजेपी ने तो पूरी तरह से फेल हो गई। बेरोजगारी बेतहाशा है, महंगाई बेतहाशा है, गरीबी बेतहाशा है, और जिस तरीके से महंगाई, गरीबी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो सभी मोर्चों पे विफल हो गई। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लाशों के कुंभ लग गए योगी जी के राज में।
ठीक है, तो आपका ये कहना है, लूटा गया, आपका कहना है कि आपके संपर्क में, बना था, यानी आप ये संदेश दे रहे हैं कि आपके संपर्क में सब लोग हैं, चंदे का भी बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, हमने आपकी पूरी बात सुनी। मैं वीरेश एक संक्षेप में एक सवाल लूंगा, उसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष का क्या कहना है उस पर भी बात करेंगे। अब ये बताइए कि अब ये जो तमाम बागी विधायक हैं, इनसे जो आज जिस तरह से आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या ये माना जाए कि अगले 2-3 दिन में और स्थितियां साफ हो जाएंगी, बादल और छंटेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बागी विधायक हैं असलम रायनी के नेतृत्व में आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने गए थे, लेकिन संयोगवश विधानसभा अध्यक्ष अपने क्षेत्र उन्नाव के लोगों से मिल रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के मद्देनजर, तो वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, आज का समय नहीं मिल पाया, इसलिए बाकी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में चले गए हैं। 2-3 दिन के अंदर वो आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे। इनकी कोशिशें लगातार जारी हैं और जो भी इनके संपर्क के लोग हैं, जो भी इनके साथ पार्टी में सहयोग कर सकते हैं, यानी 12 की संख्या पूरी कर सकते हैं, उन सब से वो संपर्क में है। टेलीफोनिक वार्ता उनकी लगातार जारी है और कभी भी ये एक नई दल, एक नए पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि तकनीकी जो पहलू है उसे हृदय नारायण दीक्षित जी बखूबी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, देखिए असलम रायनी तो मिल नहीं पाए विधानसभा अध्यक्ष से क्योंकि वो व्यस्त थे, लेकिन एबीपी गंगा ने उनसे मुलाकात कर ली। क्या कुछ उनका कहना है वो अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं। विधानसभा में हर विधायक की सदस्यता के नियम साफ है। अगर कोई दल अपने किसी विधायक को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर देता है तो इससे उसकी विधानसभा की सदस्यता पर कोई असर नहीं होता। ऐसी हालत में पार्टी की सदस्यता से निलंबित होने के बाद भी वो विधायक दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। आपके मन में विधानसभा के नियमों को लेकर कई सवाल होंगे। इसे जानने के लिए आज हमने बड़े सवालों पर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी से बात। तो देखिए, जो पहला सवाल आप सबके जहन में आ रहा होगा वो सवाल यही है कि विधानसभा में अलग गुट की मान्यता के क्या नियम हैं? हमारे यहाँ गुट बनाने के लिए हमारे जो विधानसभा के भीतर, तो उसमें गुट बनाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं अध्यक्ष से और अध्यक्ष उनको मान्यता देता है। जब 1/3 से ज़्यादा विधायक हों तब। मेरे पास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी विधायक ने, किसी माननीय सदस्य ने ऐसी कोई प्रार्थना, चिट्ठी, पत्र व्यवहार आज तक नहीं किया है जिस मिनट में हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। मेरे पास केवल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की तरफ से एक पत्र आया था। श्री लालजी वर्मा को हमने विधानमंडल दल के नेता से हटा दिया है, कृपया आप इसकी मान्यता दे दें। मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई की और जो नए नेता हैं उनको अभिज्ञात कर लिया कि नेता अब ये हैं, वर्मा जी नहीं। तो अब दूसरा सवाल देखिए, विधानसभा में अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, तो पार्टी से निलंबन के बाद विधानसभा सदस्यता पर क्या असर पड़ता है, इस पर क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष का? ये आप सुनिए। निष्कासन पार्टी से होता है और निलंबन विधानसभा के भीतर होता है कि आप सस्पेंडेड हैं, लेकिन अगर उनको नेतृत्व निर्देशित करेगा कि आपको फला जगह वोट डालना है तो वोट तो उनको उसी में देना पड़ेगा। इस तरह से जो लोग निष्कासित कर दिए गए हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में विधानसभा के भीतर वोट देने के लिए बाध्य है। व्हिप जिस दिन नहीं मानेंगे तो उस दिन उनके खिलाफ पिटीशन हो जाएगा। पिटीशन होगा तो नुकसान होगा। हालांकि व्हिप पर अभी भी उन्होंने बात की, लेकिन फिर भी जो सवाल उठता है वो ये कि क्या पार्टी से निलंबित विधायकों पर व्हिप लागू होता है? इस पर क्या कहना सुनिए। कोई पार्टी है और उसका विधानसभा के भीतर का नेता अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सदस्य कहता है कि आज ऐसा ऐसा विषय आएगा सदन के भीतर और इसमें आपको वोट देना है कि नहीं देना, इसे व्हिप कहते हैं। अब अगर ये आज्ञा पालन नहीं किया उसने सदन के भीतर तो ये माना जाता है कि उसने स्वेच्छा में अपनी इच्छा से दल त्यागने की कार्रवाई की है। संविधान में और कानून में उसकी व्याख्या है कि कोई भी सदस्य स्वेच्छया दल त्याग करे तो ये उसकी सदस्यता चली जाएगी।
पर इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष को लिखकर प्रमाण सहित देना पड़ता है कि इनको हमने कहा था कि इस पक्ष में वोट डालें, इनको हमने कहा था कि अनुशासन में रहे, नहीं रहे, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। हमारे यहाँ पिटीशन होती है अध्यक्ष के यहाँ, और अध्यक्ष दोनों पक्षों को सुनने का मौका देते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको सुनवा रहे हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे, ताकि आप कयासों और अटकलों से बाहर निकलकर हकीकत के बेहद करीब पहुंच सकें। अलग गुट की मान्यता के लिए क्या करना होगा इन विधायकों को, इस पर क्या नियम कहते हैं, सुनिए क्या कहना है अध्यक्ष जी का विधानसभा का। जब वो अपना विधानमंडल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे यहाँ उनको पत्र व्यवहार तो करना पड़ेगा, और हमारा सचिवालय रिपोर्ट देगा कि गुण दोष के आधार पर इसमें क्या किया जाना, तब हम फैसला करेंगे कि ये इनका गुट मान्यता के लायक है कि नहीं। अब पांचवा सवाल कि अगर सदस्यता रद्द करवाने के लिए पार्टी क्या करती है या क्या कर सकती है, इस पर क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष का, ये भी सुनिए। सदस्यता रद्द करने के लिए चिट्ठी का प्राविधान नहीं है, याचिका का प्राविधान कि वो पिटीशन करें हमारे यहाँ, और हम फिर दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे जो उनके खिलाफ वाले होंगे, और दोनों पक्षों के बीच दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को या वो स्वयं हमारे यहाँ मुकदमे में आए, तब निर्णय करेंगे। तो छठा सवाल, अगर अलग गुट की पहचान कैसे की जाती है, इस पर क्या कहना है, सुनिए। केवल संख्या नहीं, बाकी सब चीज़ें तकनीकी देखनी पड़ेगी, और उसका संख्या तो ज़्यादा दिखाई ही पड़ रही, लेकिन चूंकि वो कोई मान्यता प्राप्त ग्रुप नहीं है, पार्टी अलग उन्होंने बनाई नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि ये 9 लोग एक साथ हैं, 9 लोग या 10 या 11 12 जितनी संख्या। ऐसे मामले आए हैं, पर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय हुए हैं। कभी कभी मान लिया गया कि ये गुट हैं, कभी कभी नहीं माना गया। हम आप प्रथम दृष्टया उनको देखते हैं कि इनकी संख्या इतनी हो गई है, 11 या 12 जो भी हो गई है, लेकिन वो सब एक ही ग्रुप है, ये कैसे क्लियर हो? उसके लिए तो 2 ही बातें हैं, या तो दल बाहर बने तो माना जाए कि ये टूट इनकी जायज़ है, और या हमारे यहाँ वो आवेदन करें तो हम गुण दोष पर विचार करें। तो वीरेश, बिल्कुल साफ है विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि या तो दल बाहर बनाए या हमारे पास आवेदन करें, यानी अब अगले 2-3 दिन में इन 2 विकल्पों में से जो असलम रायनी कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया, तो इन 2 विकल्पों में उनको एक पे जाना होगा। निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष से आज मिलने गए थे असलम रायनी और बाकी विधायक। असलम रायनी मेरे सामने विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। उनकी कोशिश यही थी कि इन तकनीकी विषयों को कैसे समझा जाए, कि कैसे विधानसभा के अंदर उनका एक दल हो, उसकी मान्यता मिले। ये विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। कुछ तकनीकी पहलुओं को जानने समझने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सत्ताधारी दल जो पार्टी है, मूल पार्टी है, उसकी संख्या कम है, बागियों की संख्या ज्यादा है, तो उस पर वो विचार कर सकते हैं। या क्या हो सकता है, जब वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और प्रस्ताव देंगे, तो उस पर हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष जरूर विचार करेंगे। ये उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, हमारे सामने कहा है। तो ऐसे में दर्शकों के सामने कहा है, तो ऐसे में जब ये मिलेंगे तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। बिल्कुल वीरेश, ऐसी बातें हो सकती हैं, और इन्हीं कोशिश है रामचल राजभर और लालजी वर्मा के पास। बिल्कुल, और कोई चारा भी नहीं है। जी हाँ, सख्त तेवर से बड़ा संदेश क्या दिया जाता है, ये अब हम आपको बताते हैं। जी हाँ, बीएसपी की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बसपा ने अपने सख्त तेवर से बड़ा संदेश, बसपा बागी विधायकों का कोई नोटिस नहीं लेती है, उनसे कोई बातचीत नहीं करती, कोई मान मुनव्वल नहीं, बयान पर किसी तरह का कोई पलटवार नहीं, कोई दूसरा बयान जारी नहीं होता है। मायावती का पार्टी नेताओं को साफ संदेश है, नेतृत्व और संगठन की कसौटी पर खरा उतरे, सख्त फैसले से बनाई मजबूत नेता की छवि, और किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति उसकी विचारधारा से तय होती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सख्त संदेश देने की कोशिश मायावती करती है अपने इन तमाम संदेशों के जरिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति उसकी विचारधारा, उसकी सोच और संगठन के ढांचे पर निर्भर करती है। बसपा के तेवर को समझने के लिए उसके संगठन को समझना जरूरी है। अब इसकी हर खास बात आपको बताते हैं। देखिए, बसपा के संगठन को आप समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद महासचिव, यानी मायावती है, उसके बाद महासचिव है,
उसके बाद अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के नीचे मंडल कोऑर्डिनेटर, और मंडल कोऑर्डिनेटर के नीचे जिलाध्यक्ष, और फिर विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष होता है। और इसके अलावा नगर, महानगर अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी, चुनावों में इन सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारियों का अहम रोल रहता है। यह है बसपा का संगठन। देखिए, दूसरे दलों की तरह अलग अलग प्रकोष्ठ या विभाग बसपा के नहीं है। मुख्य संगठन से ही लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं, अलग अलग लोगों से कोऑर्डिनेट करने की। बाम सेव भी पार्टी का अहम हिस्सा। आपको बता दें, बाम सेव एक तरह से जिसे कहा जाए वैचारिक स्रोत था बसपा का, लेकिन अब क्या स्थिति है ये भी हम जानेंगे। ग्रामीण स्तर पर लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर, यह बसपा की रणनीति। अब एक बार फिर से प्रोफेसर आनंद दीपान के पास चलेंगे। प्रोफेसर साहब, क्या कहना, अगर बसपा की बात करें, बसपा जिस दलित आंदोलन को लेकर आगे चली और जिस बाम सेव से बसपा ने नींव रखी अगर पूरी पार्टी की, आज क्या स्थिति है प्रोफेसर आनंद दीपान साहब? क्या आप मानते हैं किस तरह की स्थिति है कि बाम सेव क्या आज कमजोर है? क्या स्थिति है? देखिए रोहित जी, बसपा मूलतः अंबेडकर के विचारों को लेकर के राजनीति में पहलकदमी कर। आवाज मेरी आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? जी जी जी। जो बसपा जो है मूलतः जो है वो अंबेडकर के विचारों को, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की जो प्रक्रिया होती है उसके विचारों से निर्धारित होती है, तो बसपा जो है वह अंबेडकर के विचारों को, माननीय काशीराम जी के विचारों को लेकर के अपनी राजनीतिक पहलकदमी करती है। अंबेडकर दलित प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानते थे वह था कि लोकतंत्र जितना ही मजबूत होगा, दलित की हिस्सेदारी उतनी ही मजबूत होगी। अब संविधान ने तो देश के दलितों को सत्ता में भागीदारी का एक संवैधानिक अधिकार तो दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस संविधान ने ही जो है दलित को अपने विकास में बहुत बड़ा अवसर दिया है। लेकिन जो दूसरा जो इसका जो अंतर्विरोध है कि जो बिल्कुल प्रोफेसर साहब, तो आपका वही कहना है कि जो न्याय, जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात है वो स्थिति नहीं है। राजपाल कश्यप साहब, बड़े संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि दूसरे पार्टियों से लोगों को जोड़कर आप अपनी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत कर पाएंगे? संक्षेप में जवाब। देखिए, जो उपेक्षित है, जो अपमानित है, चाहे जनता हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, हमारी पार्टी उनका सम्मान करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, जो नेचर है, साफ सुथरी छवि है, ईमानदार छवि है, विकासवादी छवि है, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता की आस्था और विश्वास है। और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल आपको लगता है कि अखिलेश यादव की छवि को साथ लेकर आप 22 की जंग जीतेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। प्रोफेसर दीपान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।